हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एकदम सही और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी एकदम सही होंगे। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर सेकंड। और दोस्तों इसके अंदर दो पार्ट रहेंगे, 2A और 2B। सर जैसे आपने 4A और 4B को डिवाइड किया हमें समझ आ गई बात, क्योंकि आपने 3A 3B को किया ये भी समझ आ गई। 3A में आपने सारी चीजें रखी, 3B में आपने बिजनेस लेवल की स्ट्रेटेजीज रखी। माइकल माइकल पोर्टर के अपन ने उसके अंदर जेनरिक स्ट्रेटेजीज रखी 3B में, और 3A में बाकी पूरा चैप्टर रखा। 4A 4B को सर आपने डिवाइड किया। 4A में आपने स्ट्रेटेजिक चॉइसेस रखे, 4B में आपने स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस रखे। सर अब ये 2A 2B को तोड़ने का रीजन क्या है, मैं आपको सीधा सा रीजन बता देता हूँ। बहुत अजीब सा रीजन है। 2A समझ आना मुश्किल होता है, 2B समझ आना बहुत आसान होता है। 2B आसानी से याद होता है, 2A याद नहीं होता है। ठीक है, तो 2A को कैसे याद कराना है, इसलिए मैंने इस चैप्टर को अलग से रखा है। इसमें ज्यादा टाइम पता है किसमें जाएगा, समझने में टाइम कम जाएगा क्योंकि चीजें आसान है, बट इसमें चीजें याद क्या रखनी है वो समझाने में टाइम ज्यादा जाएगा। तो आज की क्लास रहेगी छोटी दोस्तों, क्योंकि चीजें समझने वाली कम है, बट इसमें यह बताना ज्यादा मेरे को मुश्किल होगा कि इसको याद कैसे रखे। अगर आपने इसको लाइन वाइज पढ़ना शुरू किया, आपको किसी हालत में याद नहीं होगा, आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे और बुक्स बंद कर दोगे। बट आपको ये क्लास मेरे साथ देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना आपको पता ही नहीं चलेगा पढ़ना कैसे है। अब मैंने 2A 2B को तोड़ा कैसे वो सुनो। 2A जो चैप्टर है वो हमारे स्टडी मेट के पहले 21 पेजेस को मिला के बना है, और 2B उसके बाद वाला बना है जहां से प्रोडक्ट की बातें शुरू होती है, प्रोडक्ट, इंडस्ट्री, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप और की बातें शुरू होती है। तो 2A बात करेगा तीन चीज़ों की, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, फिर उसके बाद माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट्स, और फिर उसके बाद वो बात करेगा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द बिजनेस। अब बात ये है सर, ये तीन टॉपिक है क्या, ये अपने को समझना है। तो आज अपन तीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फिर से बोल रहा हूं, टाइम समझने में कम जाएगा, समेटने में ज्यादा जाएगा। दो वर्ड याद रख लेना, समझने में कम, समेटने में ज्यादा। बाकी सब में क्या होता है, जब समझ आ जाती थी चीजें तो समेटने में आसानी से हो जाता है, बट इसमें समेटा जाएगा ही नहीं, क्योंकि बातों का रिपीटेशन बहुत 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 बार है। तो अब मैं आपको स्टार्ट कराता हूं दोस्तों। चैप्टर 2 है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और 3 था हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट। अब बात क्या है, आप सुनो बात को। जब ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, तो क्या इससे पहले इसको दोनों को मिला के बताना पड़ेगा कि एक्सटर्नल ये होता है, इंटरनल ये होता है, और फिर चैप्टर चालू होना चाहिए एक्सटर्नल, ऐसा ही होना चाहिए? तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है ना, ये ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है ना इंटरनल, ये दोनों का है। ये आपको बताएगा एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, और एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। फिर ये चालू करेगा, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सटर्नल जिसके अंदर आएगा माइक्रो एंड मैक्रो, फिर उसके अंदर आएगा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द बिजनेस। तो हम कैसे पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बट एक्सटर्नल से पहले पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन एक तरीके से, कि दो टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल। फिर चालू होगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, फिर चैप्टर नंबर 3 आएगा इंटरनल एनवायरनमेंट, जो अपना ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी वो अपने को क्या पढ़ना है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या होता है। बहुत वो टॉपिक, बट इसको कैसे याद करना है ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो दोस्तों, पहले इसका मीनिंग है, फिर इसकी इंपॉर्टेंस है, और फिर इसकी लिमिटेशंस है। तीन चीजें, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस। तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है, दिस टॉपिक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में आपको इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एक तरीके से इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, व्हाट डू मीन बाय स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। कोई भी कहता है कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो उससे पहले आपको अपने एनवायरनमेंट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, भले वो इंटरनल हो भले वो एक्सटर्नल हो। और जब इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को डिटेल में समझा जाता है, उनका एनालिसिस किया जाता है, तो उसको स्ट्रेटेजिक एनालिसिस बोलते हैं। बात खत्म, पहला टॉपिक कंप्लीट। यहाँ पे पहला टॉपिक नहीं, पहला लाइन खत्म। तो इसमें क्या है, एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। वर्ड इंटरनल एनवायरनमेंट की जगह रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज वर्ड यूज किया है। आप लोगों को समझ आएगा, जो लोग मेरे से पढ़े हुए हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जो हमारे पास होते हैं वो रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज होती है, तो वर्ड इंटरनल एनवायरनमेंट की जगह रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज यूज कर लिया। सेकेंड लाइन पता है क्या बोलता है, एनालिसिस दो तरीके से किया जा सकता है, इनफॉर्मल बेसिस और फॉर्मल बेसिस पे एनालिसिस किया जा सकता है। और फिर बोलता है कि दोनों तरीके बहुत सही है, बट कहीं ऐसा मत कर देना कि सिर्फ इनफॉर्मल बेसिस पे कर लो, उससे कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस हो सकती है, तो और कुछ अनएंटिसिपेटेड हजार्ड्स आ सकते हैं, मतलब जो आपने सोचे नहीं थे वो आ सकते हैं। तो आपको इनफॉर्मल भी करना चाहिए, फॉर्मल भी करना चाहिए। ठीक है, तो दो तरीके से आपको एनालिसिस करना चाहिए, बात बता के छोड़ दी। तो सेकेंड पॉइंट ये है। पहला क्या था, एनालिसिस ऑफ इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज नोन एज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस।
फिर अगला क्या बोला कि फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, सिर्फ इनफॉर्मल मत करना, उसके घाटे हो सकते हैं, वो घाटा उसने क्या क्या हो सकता है वो बता दिया, कुछ लॉसेस हो सकते हैं वो उसने बता दिया। फिर अगले में आता है दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंस। अब इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको ये बताएगा कि राइट रिसोर्स इन्वेस्टमेंट मेक्स द राइट रिसोर्स इन्वेस्टमेंट, मतलब जो भी आपके रिसोर्सेज है उसका इन्वेस्टमेंट बेटर तरीके से कराएगा जब आपको चीज़ें पता चल रही होगी कि मार्केट में चल क्या रहा है। जब आपको ये पता होगा कि मार्केट में चल क्या रहा है तो आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करोगे। फिर अगला आपके बिजनेस को असिस्ट करेगा किस चीज़ में, आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। फिर आपको ये आपको फोर्स करेगा थिंक अबाउट द राइवल्स, कि आपके राइवल्स कौन है, और साथ ही साथ आपको मदद करेगा किसमें, इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस प्लान्स में। तो आपके राइवल्स कौन है ये पता कराने में मदद करेगा, साथ ही साथ ये पता लगाने में मदद करेगा कि उनसे कैसे भिड़ा जा सकता है, और साथ ही साथ आपको मदद करेगा, ऐड करेगा किसमें, बिजनेस प्लान बनाने में, जिससे आप कंपटीशन में आगे रह पाओ। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस हो गई, पहला कहाँ पे सही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो बताएगा, बिजनेस में आपको मदद करेगा आपके ऑब्जेक्टिव अचीव करने में, आपके राइवल्स कौन है ये पता लगाने में मदद करेगा, और साथ ही साथ वो जो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है वो यही तो है, अभी आगे आएगा तो आपको पता चलेगा। और क्या मदद करेगा, इट्स द इवोल्यूशन ऑफ द बिजनेस प्लान। तो ये आपको बिजनेस प्लान बनाने में मदद करेगा और कॉम्पिटिटर से आगे रहने में मदद करेगा। ये सारी इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। अब फिर से वही बात आ गई, ये वर्ड आ सकता है इसलिए मैंने आपको लिख के दिया, सिचुएशनल कंसिडरेशंस क्या क्या है, वही ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करेगा और इंटरनल को एनालाइज करेगा। लिखने का तरीका है, एक्सटर्नल के लिए वर्ड यूज करता है इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटिव कंडीशंस का करेगा, और इंटरनल के लिए खुद की कैपेबिलिटी, खुद के रिसोर्सेज, खुद की स्ट्रेंथ और खुद की मार्केट पोजीशन को एनालिसिस करेगा। तो अब यहां तक आपको क्या याद रखना है, ये मीनिंग की लाइन हो गई, ये भी मीनिंग की लाइन हो गई। पहली हो गई एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से किया जा सकता है, दो लाइन खत्म। तीसरे में इंपॉर्टेंस हो गई, चौथे में फालतू बात हो गई सिचुएशनल कंसीडरेशन, बट इस वर्ड को याद रखना, कभी कभार इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू के ऊपर। तो है कुछ नहीं, एक्सटर्नल और इंटरनल ही है। इस डायग्राम को बड़ा करके देखोगे तो स्वॉट एनालिसिस की बात हो रही है। एक्सटर्नल एनालिसिस में अपॉर्चुनिटी और थ्रेट पता चलेंगे, इंटरनल में स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलेगी, ठीक है। अब ये करने के बाद अगला वापस से क्या आता है दोस्तों, वापस से इंपॉर्टेंस आती है, इस पॉइंट में फिर से इंपॉर्टेंस है, और इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन सेट करने में मदद करेगा, एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव सेट करने में मदद करेगा, और विनिंग स्ट्रेटेजी बनाने में मदद करेगा। तो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन पता बताएगा, साथ ही साथ एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव सेट करने में मदद करेगा, और विनिंग स्ट्रेटेजी को बनाने में मदद करेगा। तो ये भी इसकी क्या हो गई, इंपॉर्टेंस हो गई। कहता है कुछ लिमिटेशंस भी। अब लिमिटेशंस क्या है दोस्तों, एक तो बहुत महंगा काम है और टाइम कंज्यूमिंग काम है, क्योंकि एनालिसिस इतना आसान नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग काम है, आप एनालिसिस ही करते रह जाते हो, और इससे क्या होती है, बिजनेस की एफिशिएंसी कम हो जाती है। इससे क्या हो जाती है, बिजनेस की एफिशिएंसी कम हो जाती है, आपके बिजनेस की एफिशिएंसी पे स्ट्रेन आता है, तो बिजनेस की एफिशिएंसी कम हो जाती है। दोस्तों मैं आपको एक सीधी सी बात बता देता हूँ, आप पढ़ने बैठते हो उससे पहले एनालिसिस करते हो, सारा टाइम एनालिसिस में खर्च कर देते हो, और जब टाइम आता है आपका पढ़ने का तब आपके पास टाइम ही नहीं बचता। तो ये सेम चीज़ बोल रहा है, सारा टाइम किस में चला जाता है, स्ट्रेटेजी के एनालिसिस में चला जाता है, जो सही में इंप्लीमेंटेशन का टाइम आता है वो आपके पास बचता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक लिमिटेशन और है, क्या है कि आप ज़्यादा एनालिसिस करोगे ना, आपके पास खूब सारे ऑप्शन सामने निकल के आएंगे, अरे ये भी काम कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, और फिर बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे करना क्या है। और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस आपको ये तो बता देगा क्या क्या कर सकते हो, बट ये नहीं बताएगा क्या करना चाहिए, कौन से काम को करना चाहिए, विच वन वी हैव टू पिक, ये नहीं बताएगा, बस ये बता देगा ये कर लो, वो कर लो, ये ऑप्शन, ये अवेल, 100 ऑप्शन निकाल के दे दिए। अब 100 ऑप्शन निकाल के दे दिए, अब ये नहीं समझ आ रहा है इसमें से करना कौन सा चाहिए, तो यहां पे आके बात फंस गई। तो ये बात इसने बताई, और कहते हैं कभी कभार इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं, कोई ओवरलैपिंग भी होते हैं, सेम से ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं और बहुत मुश्किल होते हैं उनको लगाना, ऐसे भी ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है, आपके पास पैसा नहीं होता है, टाइम नहीं होता है। तो ये सारी बातें इसने बताई, ये लिमिटेशन है। तो दो लिमिटेशन क्या है, बहुत सारे ऑप्शन आना, और एक क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। तो ये पहला टॉपिक कंप्लीट होता है अपना, मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। अपना अगला एडवांटेज ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। सर इतना ही पढ़ना है, बिल्कुल इतना ही पढ़ना है, और जबरदस्ती इसको फैला फैला के पढ़ोगे तो बैठे रहो और पढ़ते रहो, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस फटाफट कंक्लूड करते हैं। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का मीनिंग ये क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस, इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों तरीके से हो सकता है। फिर इसकी इंपॉर्टेंस, आपके ऑब्जेक्टिव सेट करने में मदद करेगा, आपके राइवल्स कौन है ये पता लगाने में मदद करेगा, आपकी विनिंग स्ट्रेटेजीज बनाने में मदद करेगा, मैं दोनों पॉइंट मिला के बोल रहा हूँ, विनिंग स्ट्रेटेजीज बनाने में मदद करेगा। तो ये सारी चीज़ें इसकी इंपॉर्टेंस होगी। लिमिटेशंस क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल करा देता है, अब हमें ये नहीं पता चलता इसमें से कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए और कौन सा ऑप्शन छोड़ना चाहिए, कोई कोई ओवरलैप भी हो जाते हैं, कोई कंफ्यूजिंग भी हो जाती है, और मुश्किल हो जाता है इनको इंप्लीमेंट करना। फिर साथ ही साथ टाइम कंज्यूमिंग बहुत बड़ा दिक्कत है, टाइम कंज्यूमिंग, सारा टाइम इसी में चला जाता है, और फिर
वो हमारे सही में इम्प्लीमेंटेशन के टाइम हम पे स्ट्रेन डालता है। क्या डालता है? स्ट्रेन। अब मैं देखता हूं अगर ये वर्ड्स आप लिख के आए तो कौन आपके नंबर काटेगा, ठीक है। अब अगला आता है इशू टू कंसीडर फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। अब जब स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कर रहे हो तो कौन से इश्यूज को कंसीडर करना है? सबसे पहला आता है दोस्तों स्ट्रेटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है मैं आपको सीधे से बता देता हूं। दोस्तों ये कह रहा है जो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है ना वो एकदम से नहीं बनती, वो हर दिन के डिसीजन के साथ बनती है। एक तरीके से यूं बोल दो बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो दोस्तों स्ट्रेटेजी एकदम से नहीं बनती, हमेशा थोड़ा 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 ऐड होता है और फिर जाके स्ट्रेटेजी बनती है। और दिक्कत ये आ जाती है कि जब तक हमारी पूरी स्ट्रेटेजी बन के तैयार होती है ना वो इवॉल्व कर जाती है, वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, हमें नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी क्योंकि दुनिया चेंज हो रही है तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ इसमें दिक्कत है। तो आप हमेशा जब भी स्ट्रेटेजी बनाओ तो स्ट्रेटेजी के साथ फ्लेक्सिबल रहो कि कभी भी कोई चीज़ चेंज हो तो आप भी उसके साथ साथ चेंज हो पाओ। तो यही बता रहा है कि जब भी आप स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कर रहे हो तो दिमाग में एक बात रखनी है कि ये इवॉल्व होगी, चेंज होगी। तो आप धीरे धीरे बना रहे हो, बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट उसको ऐसा बनाओ कि उसको कभी भी चेंज कर पाओ। तो ये बात इसमें लिखी हुई है। तो ये क्या बोलता है? प्रोबेबल आउटकम्स ऑफ एवरीडे डिसीजन से बनती है। लिटिल चॉइसेस टेकन ओवर अ प्रोटेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम। तो ये क्या बोल रहा है? धीरे धीरे करके टाइम से बनती है, धीरे धीरे करके बनेगी और फिर उसके बाद हमें इसको अपडेट करना पड़ता है। तो ये टाइम के साथ क्या होती है? चेंज होती है। तो मैंने आपको इसका कंक्लूजन बता दिया कि टाइम के साथ चेंज होती है बट बनती धीरे धीरे है। तो आपको भी ऐसी बनानी है कि आप इसको जैसे ही टाइम के साथ चेंज करने की जरूरत पड़े तो आप इसको चेंज कर पाओ। ये पहला इशू आपको दिमाग में रखना है। दूसरा इशू दोस्तों बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। दोनों का बैलेंस बना के चलना है। अब दोनों का बैलेंस बना के चलने का मतलब क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स यहाँ पे ये हो गए कि आपने देखा कि खूब सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, और आप सोचते गए ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, बाद में देखा तो टाइम का कंस्टेंट था दोस्तों, टाइम का कंस्टेंट था। अब टाइम का कंस्टेंट क्या था मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ। आपने जो बोला प्रोजेक्ट ए कर लेता हूँ, प्रोजेक्ट बी कर लेता हूँ, प्रोजेक्ट सी कर लेता हूँ, आपके पास टाइम ही नहीं था, आपके पास पैसे ही नहीं थे। तो आपको बैलेंस बना के चलना है। जब आप स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करो तो आपको बैलेंस बना के चलना है। क्या ये मैं कर पाऊंगा? क्या मेरे पास इतना टाइम है? तो एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच में आपको बैलेंस बना के चलना है। क्या आप कर सकते हो? क्या उनको करने के लिए आपके पास सामान है? तो एक्सटर्नल क्या कर सकते हो वो पता चलेगा, इंटरनल क्या आपकी वो करने की औकात है, आपके रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज आपके पास है, कोई कंस्ट्रेंट तो नहीं है। तो ये बात इसके अंदर बताई हुई है। तो बोलता है रीजनेबल बैलेंस बना के चलना है क्योंकि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग चैलेंजेस आते हैं। आपके पास कभी पैसा नहीं होता, कभी टाइम नहीं होता, कभी आप दूसरे कंस्ट्रेंट आ जाते हैं, कभी ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। तो ये सारी दिक्कत आपके साथ आ सकती है, ठीक है। तो कुछ भी करने से पहले मैनेजमेंट को ये कंसीडर करना चाहिए अपॉर्चुनिटीज क्या, इन्फ्लुएंसेस क्या और कंस्ट्रेंट क्या है। ये चीजें कंसीडर करनी जरूरी है। ये कंसीडर करोगे तभी दोनों के बीच में बैलेंस बना के चल पाओगे, ठीक है। तो वो बोलता है देयर एग्जिस्ट अ कंस्ट्रेंट दैट लिमिट द ऑप्शन सच एज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज ओपोनेंट्स। दीज लिमिट कंस्ट्रेंट विल हैव अ वेरियस इंप्लीकेशन काइंड डिग्री वॉल्यूम सिग्निफिकेंस ऑफ द इम्पैक्ट। तो ये सारी चीजें वो कह रहे हैं ध्यान रखना आपके ऊपर हमेशा कंस्ट्रेंट रहेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट क्या बोलता है? लार्ज ओपोनेंट है अपने सामने, बहुत बड़े ओपोनेंट है। ये सारी चीजें आपके सामने क्या रहेगी? कंस्ट्रेंट रहेगी। तो कुल मिला के बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। वही ऑप्शन चूज करना है, उसी का एनालिसिस करना है जितनी आपको अचीव करने की औकात हो। कुल मिला के कंक्लूजन ये है इस पॉइंट का, ठीक है। तो पहले का कंक्लूजन क्या है? टाइम के साथ साथ चेंज होगी, आपको भी चेंज होना पड़ेगा क्योंकि आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो धीरे धीरे करके बनाई है। तो ऐसे मत करना कि फिर से चीज़ें चेंज हुई तो आप फिर से शुरू हो गए बनाना, नहीं, उसी में चेंजेस करके आपको आगे बढ़ना है। फिर अगला क्या आएगा? बैलेंस बना के चलना है। एक्सटर्नल इंटरनल ऑप्शंस खूब सारे हैं, ऐसा नहीं कोई ऑप्शन लेके बैठ गए और वो आपसे पूरा हो नहीं रहा, ये नहीं करना। टाइम को भी ध्यान में रखना है, पैसों को भी ध्यान में रखना है, दूसरे रिसोर्सेज को भी ध्यान में रखना है, कौन आपके ओपोनेंट्स है उनको भी ध्यान रखना है, और साथ ही साथ आपको क्या कितना डिग्री कितना होना चाहिए, वॉल्यूम क्या होना चाहिए, काइंड क्या होना चाहिए, सब कुछ आपको लिमिटेशंस और सब कुछ ध्यान में रखनी है। ऐसा सीधे काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें बियॉन्ड द एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं होना चाहिए, तो ये सारी अंडर द कंट्रोल होना चाहिए। सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो कुल मिला के एक्सटर्नल का मतलब ऑप्शन चूज करना, इंटरनल का मतलब उस ऑप्शंस को कैसे अचीव करना है, ठीक है। तो दोनों में क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। तीसरा आता है दोस्तों रिस्क। तीसरा आपके ऊपर रिस्क है, खूब सारे रिस्क हो सकते हैं। अब वो ये हो सकता है इंटर कंट्री के रिलेशनशिप बेकार हो गए, बूम आ गया, रिसेशन आ गया, टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, लिबरलाइजेशन हो गया, कॉम्पिटिटिव मार्केट्स हो गए। ये बहुत सारे रिस्क आपके ऊपर है। तो ये भी इस जब भी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करो तो रिस्क के बारे में भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कोई आप ऐसा सौदा कर लो और पाकिस्तान के साथ जाके सौदा कर लिया आपने, कोई किसी के साथ, बाद में पता चला रिलेशन ही अच्छे नहीं है तो गया आपका बिजनेस।
तो आपको जब भी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करो तो सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ये भी ध्यान में रखना है कहाँ बूम आ रहा है, कहाँ रिसेशन आ रहा है, सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आपको इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करने हैं क्या रिस्क हो सकती है और एसेस देयर कॉन्सिक्वेंसेस, क्या रिस्क आ सकती है बिजनेस में जो हम सोच रहे हैं, जिसका स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कर रहे हैं उसमें क्या रिस्क आ सकती है, और साथ ही साथ वो हमें हमारे ऊपर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस छोड़ेंगे। फिर इस डायग्राम को समझते हैं, एक एक्सटर्नल है एक इंटरनल है, दो टाइप की रिस्क बताई इसने, और फिर इसके बाद टाइम बताया। अगर एक्सटर्नल रिस्क है और शॉर्ट टाइम की है तो क्या हो सकती है, एक्सटर्नल रिस्क है और शॉर्ट टाइम की तो ये हो सकती है कि अपन ने उसका इंटरप्रिटेशन ही गलत बिठा लिया और जिसके कारण हमारी स्ट्रेटेजी फेलियर हो गई। हमने जो करा ना, एरर इन इंटरप्रिटेशन द एनवायरनमेंट का इंटरप्रिटेशन ही गलत बिठा लिया, हमने लगा एनवायरनमेंट ये कहना चाह रहा है और एनवायरनमेंट कहना कुछ और चाह रहा था, तो इससे हमारी स्ट्रेटेजिक फेलियर हो जाएगी। तो ये क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को समझा बट समझने में गलती हो गई, तो ये हो गया शॉर्ट टर्म। फिर अगला, हमने एनवायरनमेंट को समझा तो सही था बट लॉन्ग टर्म में जाके वो चेंज हो गया, तो ये दूसरा रिस्क। तो पहला रिस्क एक्सटर्नल का मतलब एनवायरनमेंट को समझना, बात कंप्लीट हो गई। एक्सटर्नल का मतलब एनवायरनमेंट को समझना, हमने एनवायरनमेंट को समझा बट समझने में गलती हो गई, ये शॉर्ट टर्म। एनवायरनमेंट को समझा बट लॉन्ग टर्म में जाके वो चेंज हो गया, दूसरा रिस्क इंटरनल। ऑर्गेनाइजेशन के पास कैपेबिलिटीज ही नहीं है कि वो कोप अप कर पाए शॉर्ट डिमांड्स को, तो शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, हमने क्या हुआ, इंटरनल कैपेसिटीज और प्रेफरेंसेस बाद में जाके चेंज हो गए। पहले तो हमारे पास कैपेसिटी थी बट बाद में जाके वो चेंज हो गई। तो शॉर्ट टर्म में तो अभी हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, बाद में जाके वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो दो बातें आ गई, बोलो कौन कौन सी रिस्क है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। एक्सटर्नल शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, इंटरनल शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। एक्सटर्नल अगर शॉर्ट टर्म होगी इसका मतलब आपने इंटरप्रिटेशन में कोई गलती कर दी, एनवायरनमेंट को समझने में कुछ गलती कर दी। लॉन्ग टर्म में आपने समझा तो सही था बट बाद में जाके चेंज हो गया। इंटरनल में शॉर्ट टर्म अभी आपके पास सामान नहीं है, और लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में अभी सामान नहीं है, लॉन्ग टर्म में सामान तो है बट बाद में जाके वो क्या हो गया, खत्म हो गया, या आपके प्रेफरेंसेस चेंज हो गए तो आपने उसके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया। दिस इज द रिस्क वाला इशू। तो तीन इशू है। पहला इशू क्या है, स्ट्रेटेजी इवॉल्व होगी, धीरे धीरे करके बनेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट बाद में जाके फिर से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो आपको चेंज करनी आनी चाहिए। अगला, एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच में बैलेंस बना के चलना है। और तीसरा, रिस्क के बारे में भी सोच के चलना है, सारी चीज़ों को कंसीडर करके चलना है, उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है वो भी आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। ये पहला टॉपिक हुआ दोस्तों, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का। एक्सटर्नल में क्या क्या कर सकते हो, कस्टमर को कर सकते हो, कॉम्पिटिटर को कर सकते हो, मार्केट को कर सकते हो, एनवायरनमेंट को कर सकते हो, ये सारी बातें इसके अंदर दी हुई है, तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हो, डायग्राम पढ़ लेना, हालांकि इतना कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये खत्म हो गया कि दो टाइप के एनवायरनमेंट होता है, एक्सटर्नल इंटरनल, उनका एनालिसिस करना होता है। तो यहां तक एक्सटर्नल का चैप्टर चालू नहीं हुआ है, बट ये एक जनरल टॉपिक था, जनरल टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब यहां से चालू होता है दोस्तों अपना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब बोलता है व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट कहता है ऑल एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंस और सिचुएशन जो आपके बिजनेस को कैसे ना कैसे करके डिस्टर्ब करे, आपके डिसीजन को, आपके प्लान्स को, आपके ऑपरेशंस को अफेक्ट करे, डिस्टर्ब करे, ठीक है। तो वो सारे फैक्टर्स, वो सारे इन्फ्लुएंस, वो सारी सिचुएशन जो एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नल सिचुएशंस, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपके डिसीजन को, प्लान को, ऑपरेशंस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करे, वो सब क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट है। तो कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो सारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, वो सारी एक्सटर्नल सिचुएशन जो आपके बिजनेस के डिसीजन को, आपके बिजनेस के प्लान को, आपके बिजनेस के ऑपरेशंस को अफेक्ट करता है, दैट इज नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बोलता है ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, इस बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते रहना चाहिए जिससे हम बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हैं। तो बिजनेस हमेशा एक काम करेगा, बिजनेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पिछली बार बोला भी था और बहुत बुरी तरीके से इसको याद भी कराया था और एग्जाम में आ गया था, पिछले से पिछले टर्म में आप लोग चेक कर सकते हो, सबसे पहला क्वेश्चन आ गया था और मैं बार बार बोल रहा था ये आएगा आएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद कराया था और क्या कराया था अभी मैं आपको भी कराता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या था, बिजनेस और एनवायरनमेंट को आपस में इंटरेक्ट करते रहना चाहिए, अदरवाइज बिजनेस पीछे हो जाएगा। आप बिजनेस को हमेशा एनवायरनमेंट से टच में रहना चाहिए, अदरवाइज आपका बिजनेस पीछे हो जाएगा। तो ये वही बोल रहा है, अगर आप बिजनेस और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन करोगे उसके क्या बेनिफिट्स है। तो ये इसका पूरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, बेनिफिट्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड एनवायरनमेंट।
ठीक है, मेरे वैसे राइटिंग बहुत अच्छी है बट मैं जल्दी में लिख रहा हूँ तो ऐसा मैंने लिखा। बेनिफिट्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड एनवायरनमेंट, मतलब जब बिजनेस और एनवायरनमेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो बिजनेस को उसका क्या फायदा होता है। इंटरेक्ट करने का मतलब जब बिजनेस एनवायरनमेंट को समझता है तो उसको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इसको मैंने दोस्तों याद कराया था। अगर मोदी से जुड़ोगे तो दोस्तों कंटिन्यूस लर्निंग होगी, तो मोदी कंटिन्यूस लर्निंग, ये मैंने इसको याद कराया था। सबसे पहले आता है दोस्तों एम, मीटिंग कंपटीशन। अगर आप एनवायरनमेंट को समझ जाओगे तो कंपटीशन को मीट करने में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, एनालाइज कर पाओगे कॉम्पिटिटर को और अपनी उस हिसाब से स्ट्रेटेजीज बना पाओगे जिससे आप कॉम्पिटिटर को मीट कर पाओ, कॉम्पिटिशन को मीट कर पाओ। एम का ये हो गया दोस्तों। ओ का मतलब है आप ये पता लगा पाओगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज चल रही है और क्या क्या थ्रेट्स चल रहे हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज चल रही है और क्या क्या थ्रेट्स चल रहे हैं, ये आप पता लगा पाओगे। सोचने की बात है, जब आप एनवायरनमेंट का एनालिसिस करोगे तो आप ये पता लगा पाओगे कि एनवायरनमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या क्या थ्रेट है। बात खत्म हो गई। अगले में आपको डायरेक्शन मिलेगा, एम ओ हो गया। एम का मीटिंग कंपटीशन, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, डी का मतलब आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि कौन से डायरेक्शन में आपको ग्रोथ कर लेनी चाहिए। तो गिव डायरेक्शन फॉर दी ग्रोथ, कि हम सही जगह तो जा रहे हैं ना, पता चला भाग रहे हैं बट ये भी तो पता होना चाहिए हम सही जगह भाग रहे हैं या नहीं भाग रहे। तो आपको एक एरियाज मिलेगा जहाँ पे आपको ग्रोथ और एक्सपेंशन करना चाहिए। ठीक है, आई से होगा इमेज बिल्डिंग। ठीक है, इसलिए आई मैंने यहाँ पे मोदी वर्ड यूज़ किया क्योंकि आई का मतलब इमेज बिल्डिंग है। अब इसके आगे क्या ही बोलूँ मैं। तो इमेज बाय शोइंग देयर सेंसिटिविटी टू द एनवायरनमेंट, अब आप अपनी इमेज बिल्डिंग कर सकते हो अपनी सेंसिटिविटी शो कर कर, किसके लिए, एनवायरनमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल आपकी फैक्ट्री बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करती है तो आपने उसमें से कुछ पावर क्या कर दिया, सोसाइटी में फ्री में दे दी या आपने उसको बहुत कम रेट पे दे दी, तो आपने खुद की इमेज बिल्डिंग कर ली। आपको पता था कि एनवायरनमेंट को आपने एनालिसिस किया हुआ था, आपको समझ आई हुई थी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है तो आपने वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दे दी, तो इससे आपकी एक इमेज बिल्ड हुई। ऐसी तो टाटा ने इमेज बिल्ड करी है, तो उन्होंने पहले एनवायरनमेंट को पढ़ा और फिर उसकी क्या हुई, इमेज बिल्ड हुई। तो बोलो पहला वर्ड मीटिंग कंपटीशन, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट पता चलेंगे जब एनवायरनमेंट से जुड़ोगे। डी से आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि कौन से डायरेक्शन में आपको ग्रोथ करनी है। आई से आप अपनी इमेज बिल्डिंग कर पाओगे, आप एनवायरनमेंट के लिए थोड़े सेंसिटिव हो जाओगे तो आप क्या कर पाओगे, इमेज बिल्ड कर पाओगे। अब अगला आता है दोस्तों कंटिन्यूस लर्निंग। कंटिन्यूस लर्निंग में क्या है, जब आप एनवायरनमेंट से जुड़े रहते हो ना तो आपके मन में इनोवेशन के ख्याल आते हैं, तो आप कहीं ना कहीं क्या करते रहते हो, कुछ ना कुछ नया सीखने का मन करता है आपका, तो उसकी बात कर रहा है कंटिन्यूस लर्निंग। नई अंडरस्टैंडिंग्स आती है, नई स्किल्स आती है। ये सारे इंपॉर्टेंस, ये किसके फायदे हैं, जब आपका बिजनेस किससे इंटरेक्ट करेगा, एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेगा। बिजनेस जब एनवायरनमेंट को समझना शुरू करेगा तो ये सारे आपके फायदे होंगे। मोदी कंटिन्यूअस लर्निंग। ठीक है, तो ये अपना पहला टॉपिक हुआ। एक और टॉपिक हुआ इसका क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग और बिजनेस और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन के फायदे, बिजनेस और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन के फायदे। अब आता है माइक्रो और मैक्रो, सबसे बेकार टॉपिक, और कैसे पढ़ना है मैं आपको इतना इजी बना दूंगा जिसकी हद नहीं है। ठीक है, इतना ज़्यादा इजी बना दूंगा जिसकी हद नहीं है। अब मैं जो बोलूंगा उसमें क्या याद करना है ये ढंग से नोट कर लेना, फालतू की चीज़ें याद करके मत जाना। ठीक है, सबसे पहले माइक्रो एनवायरनमेंट का मीनिंग होता है, माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब होता है जो हमसे क्लोजली रिलेटेड है, तो एक्सटर्नल, ये भी है तो एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं है तो एक्सटर्नल, बट हमारे बिजनेस से क्लोजली रिलेटेड है। और एक होते हैं मैक्रो जो बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं। माइक्रो जो हमारे बिजनेस के स्पेसिफिक है, जो हमें ही अफेक्ट कर रहे हैं या दो तीन जनों को और अफेक्ट कर रहे होंगे। मैक्रो जो पूरे इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज मैक्रो। तो कोई चीज ऐसी है जो सिर्फ मेरे बिजनेस को इफेक्ट कर रही है, दैट इज माइक्रो। और कोई चीज ऐसी है जो पूरे इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रही है, दैट इज नोन एज मैक्रो। अब वो बोलता है माइक्रो क्या है, एक स्मॉल एरिया या इमीडिएट पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली एंड डायरेक्टली, आपको लगातार इन्फ्लुएंस करेगी और डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगी। ठीक है, अब ये सप्लायर हो सकते हैं, कंज्यूमर हो सकते हैं, मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात इसने बता दी और वापस से डायरेक्ट और रेगुलर बेसिस पे आपको अफेक्ट करेगी। इसका मतलब मैक्रो आपको डायरेक्ट बेसिस पे नहीं करती, इनडायरेक्ट बेसिस पे करती, क्योंकि वो इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रही है तो आपको अपना अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये माइक्रो की इसने बता दी। अब माइक्रो पे दो ही क्वेश्चन बनते हैं, माइक्रो का मीनिंग जो कि आज तक आया नहीं है, और आपको कौन से इश्यूज को ध्यान में रखना पड़ता है, ये भी आज तक नहीं आया, इसलिए ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से कह रहा हूँ 2A में से एक क्वेश्चन आता है और वो इस बार ये इंपॉर्टेंट है, आप इस पे 7 सितारे जड़ लेना। और माइक्रो एनवायरनमेंट का पूरी बुक में एक ही क्वेश्चन है, उसका मीनिंग और उसके इश्यूज। मीनिंग क्या है, जो आपके रेगुलरली आपको इंपैक्ट करे और आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड हो, स्पेसिफिकली आपके ही ऊपर
इफेक्ट कर रहा हो और उसके एग्जाम्पल सप्लायर और ये सब कुछ, ठीक है। अब क्या क्या बातें हैं, तो जो जो अपने ये ऊपर जितने भी लोग थे जो अपन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, बस उनका ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना है कि उनका करेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, ठीक है, और कैसे उनको ऑर्गेनाइज करना है। फिर अगला आपको कस्टमर का ध्यान रखना है कि हम उनके ऊपर रिलाई कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, या ऐसे ही कस्टमर एक बार आए वापस चले जाएंगे। फिर आपको ये देखना है कि पैसा कहाँ से उठाना है। फिर आपको सप्लायर का ध्यान रखना है। फिर जिस कम्युनिटी में आप काम कर रहे हो उसका ध्यान रखना है। फिर आप कौन डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में उनको आपको उनकी परफॉर्मेंस देखनी है, उनकी परफॉर्मेंस देखनी है। लोकल कम्युनिटी का ध्यान रखना है जहाँ पे आप ऑपरेट करते हो। जो आपके सप्लायर है उनसे आपके कैसे लिंक है, कैसे आपके उनसे रिलेशंस है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो बस इतने से इश्यूज हो गए। तो जो जो माइक्रो है उनके बारे में ध्यान रखना है, एम्प्लॉय के बारे में ध्यान रखना है, उनके करेक्टरिस्टिक्स कैसे, उनको कैसे अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना है। फिर आपको आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर कौन से, क्या हम उन पर रिलाई कर सकते हैं या ये हमें छोड़ भागेंगे। तीसरा, हम पैसा कहाँ से ला सकते हैं। चौथा, हमारे सप्लायर कौन है, क्या हमारे उनके साथ रिलेशन कैसे है। पांचवा, हम कौन सी कम्युनिटी में काम करते हैं, क्या हम उनके लिए कुछ अच्छा कर भी रहे या नहीं कर रहे। और लास्ट, हमारे डायरेक्ट कंपटीशन में कौन है। तो इससे ये बात पता चली, टोटल 6 पॉइंट है। ये सारा मैं आपको याद भी कराऊंगा, और ये याद कब कराऊंगा, मेमोरी टेक्निक वाली क्लास में भी कराऊंगा। वो कब होगी, कमिटमेंट नहीं करूंगा, अगर पॉसिबल हुई तो होगी, ठीक है, और जिसके चांसेस बहुत हाई है, ठीक है। अब आ जाओ, अब आता है मैक्रो। माइक्रो इतना ही है, माइक्रो पे क्वेश्चन आया तो इतना ही आएगा, मीनिंग और इश्यूज, और आने के बहुत 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 ज़्यादा चांसेस है। अब दोस्तों आता है मैक्रो, जो आपके आपसे रिलेटेड तो है बट डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है। कुछ और इफेक्ट होगा तो जैसे आप इफेक्ट हो जाओगे। तो ये आपको बता रहा है फैक्टर के आपके एनवायरनमेंट इंक्लूड फैक्टर आउटसाइड द फर्म, जो आपकी फर्म के आउटसाइड है, ठीक है। अब ये external environment of organization is made up of all individuals, teams, organization, agencies, factor that routinely interact, जिनके साथ हम routinely क्या कर रहे हैं, interact कर रहे हैं। उसमें से कुछ भी हो सकता है, बट वो सिर्फ आपको नहीं करेगा, पूरे इंडस्ट्री को करेगा। ये मैक्रो का मीनिंग है। अब आता है टाइप्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट। ये सबसे घटिया टॉपिक है, आप इसको पढ़ने बैठोगे टाइम वेस्ट कर लोगे। इसका मैं आपको एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ। जो मेरा क्वेश्चन बैंक है ना, उसके अंदर इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बस वहां से पढ़ लेना और समझ लेना ये आंसर कंप्लीट हो गया। अदरवाइज आप इसको लेके बैठे रहोगे और आपको याद नहीं होगा। मैं आपको समझा देता हूँ, किसी के मन में वो याद करने की तो आप कर लेना, बट फायदा नहीं है, ठीक है। डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि आपके पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स कैसी है, मेल है, फीमेल है, अच्छा कमाने वाला है, कम कमाने वाला है, कहाँ रहता है, मेट्रो सिटी में रहता है, बिना मेट्रो सिटी के रहता है, क्या इनकम है, क्या एजुकेशन है, ये बातें इसके अंदर होती है। ये आप खुद बताओ, क्या बिजनेस को ये सारी बातें ध्यान में रखनी जरूरी है। आज कोई भी बिजनेस काम करेगा तो उसको सबसे पहले ये पता रहना चाहिए उसकी यंग पॉपुलेशन कितनी है, क्या वो यंग पॉपुलेशन को टारगेट कर रहा है, या वो यंग पॉपुलेशन को टारगेट कर भी नहीं रहा, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मिडिल एज वालों को टारगेट कर रहा है, या मिडिल एज वालों के भी ऊपर वालों को टारगेट कर रहा है, सीनियर सिटीजन को टारगेट कर रहा है। तो भाई पहले आपको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी पॉपुलेशन तो पता होना चाहिए ना। तो वो यही कह रहा है, मैक्रो में सबसे पहले आप डेमोग्राफिक को ध्यान रखो। डेमोग्राफिक का मतलब हो गया करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी पॉपुलेशन। अब बार बार ये बताएगा उसमें कौन कौन आ सकता है, इनकम, एजुकेशन, किसके पास कितनी एसेट है, किसकी ओनरशिप है, क्या जॉब पोजीशन है, क्या रीजन है, क्या डिग्री ऑफ एजुकेशन। अब ये याद करने थोड़ी ना बैठोगे, याद ही नहीं होगा। आपके पास याद करने के लिए इनकम टैक्स है, आपके पास याद करने के लिए ऑडिट है, वो याद कर लो भाई, ये क्या कर रहे हो। इसका क्या तरीका है वो मैं भी आपको बताऊंगा पढ़ाने के बाद, ठीक है। फिर कहता है ये इनकी जो डेटा की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी तरीके से डेटा होना चाहिए, झूठा डेटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर सारी एनालिसिस होती है। अब वो बोलता है मार्केटर्स और सारे सोशल साइंटिस्ट इसी के पीछे लगे हुए हैं कि हम सारी इन्फॉर्मेशन ढंग से निकाले, फालतू बात कर रहा है, ठीक है। इंडिया में रिलेटिवली ज़्यादा यंगर पॉपुलेशन, क्या करे क्या इस पॉइंट का, ये याद करने बैठे हैं क्या हम, फालतू बातें, ठीक है। अगर याद कर भी लिया तो ये कैसे याद आएगा कि इसको इसमें लिख के आना है, फालतू बातें हैं। मैं आपको तरीका बताऊंगा, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या आएगा, अगला पॉइंट आएगा दोस्तों, कंसिडरिंग डेमोग्राफिक इज द इमेंस इंपॉर्टेंस। फिर से बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, गुस्सा आ रहा है, मैं उड़ा दूंगा सारे को, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या बोलता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड टू स्टडी द डेमोग्राफिक फैक्टर। क्यों पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो आपके मार्केट साइज को अफेक्ट करता है और आपको अपॉर्चुनिटीज बताता है। क्या फालतू बातें, कैसे याद रहेगा, नहीं रहेगा। आप ये ध्यान रख लेना, थ्योरी का सब्जेक्ट तभी बोर होता है या तभी याद नहीं होता जब चीज़ें रिपीट हो रही होती है और फालतू की होती है। आप ये ध्यान रखो, अभी अपन ने चैप्टर 4 किया, 3 की आपको मजा आया होगा, चैप्टर 2 भी करेंगे मजा आएगा। 2A में आप बोर ही होगे और ना आपको याद होगा। तो उसका क्या तरीका है मैं आपको बताऊंगा, चौथी बार बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है। अच्छा, अब आप ही से बताएगा इसमें क्या क्या आता है, साइज, एज डिस्ट्रीब्यूशन, जोग्राफिकल डिस्पर्जन, एथनिक मिक्स, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से वही बात, तो वापिस से कुल मिला के इसमें क्या बताया इसने कि कैसे कैसे टाइप के लोग हैं, कंक्लूजन बता रहा हूँ, कैसे कैसे टाइप के लोग हैं
आपको ये पता होना चाहिए जिससे आप अपनी स्ट्रेटेजीज बना पाओ बिजनेस की। कंक्लूजन ये था, अब बाकी कुछ भी लिखे, कंक्लूजन यही था। आपके आदमी जो है वो उसकी एजुकेशन क्या है, पढ़ा लिखा है भी या नहीं है, इनकम क्या है, उस हिसाब से सारी स्ट्रेटेजीज बनाई जाएगी। तो डेमोग्राफिक इतना ही बोलता है। अगला सोशो कल्चर एनवायरनमेंट, इसका मतलब क्या होता है, क्या ट्रेडिशन चल रहे हैं, कोई दिवाली बनाता है, कोई ईद बनाता है, कोई क्रिसमस बनाता है, तो जब स्ट्रेटेजी बनेगी बिजनेस की उस हिसाब से बनेगी। जब दिवाली आएगी तो दिवाली के प्रोडक्ट बेचे जाएंगे, जब ईद आएगी तो ईद के प्रोडक्ट बेचे जाएंगे, जब क्रिसमस आएगा तो क्रिसमस के प्रोडक्ट बेचे जाएंगे। आप लोग भी देखते होंगे जब दिवाली आती है तो वो फटाकों के दुकान के आगे फटाके लगा लेता है, क्रैकर्स लगा लेता है, और जब होली आती है तो आगे रंग रख लेता है। एक ही दुकानदार ये दो काम करता है, आपको पता होगा। तो ये क्या हो रहा है, बिजनेस करने का तरीका है। आप एनालिसिस कर रहे हो, क्या चीज़ एनालिसिस करो, सोशो कल्चर एनवायरनमेंट। अब ये बार बार बताएगा लिटरेसी क्या है, क्या वैल्यूज़ है, क्या लोगों की बिलीफ है। लोग भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं, कुछ लोग होते हैं जो भगवान को नहीं मानते, तो वो बिलीव्स पता चल रहे हैं, उनकी क्या वैल्यूज़ है, ये सारी चीज़ें पता चल रही है। इसके अकॉर्डिंग भी सारी की सारी स्ट्रेटेजीज बनेगी। आज क्या वैल्यू है कि एक वैल्यू है, एक बिलीफ है कि वैलेंटाइन डे पे अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना चाहिए, अपनी वाइफ को गिफ्ट देना चाहिए, एक वैल्यू है, बिलीफ है। तो 14 तारीख को सारे बिजनेस क्या करते हैं, चॉकलेट बेचते हैं, ठीक है, कभी फ्लावर बेचते हैं, ठीक है, कभी टेडी बियर बेचते हैं। ये क्या है, ये वैल्यू ऑफ बिलीव के कारण ही तो सारी चीज़ें बिक्री है, ठीक है। ये क्या हुआ, ये एक एनालिसिस हुआ। किसका एनालिसिस हुआ, सोशो कल्चर एनवायरनमेंट का, ठीक है। बार बार ये आएगा, क्या उनका बिलीफ है, क्या बिहेवियर है, क्या एटीट्यूड है, क्या कल्चर वैल्यूज़ है, क्या बिलीफ है, क्या नॉर्म्स है सोसाइटी के, ठीक है। इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन से कैसे इंटर रिलेटेड है, फालतू कोर बिलीफ क्या है, तंग कर लिया, बिलीफ बिलीफ ये ले, बिलीफ ये ले, बिलीफ, अरे क्या है ये, याद होती है क्या ये चीज़ें? तो फिर मेरे पास तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब बोलता है हाउ टू एडजस्ट सोशल नॉर्म्स और बिलीव टू ऑपरेट सक्सेसफुली। इससे बिजनेस को पता चलेगा अगर वो ये सारी चीज़ें पढ़ लेगा तो। पढ़ लेंगे, थैंक यू, धन्यवाद। तो पहला बोलो डेमोग्राफिक था जिससे उनकी करेक्टरिस्टिक्स पता चलेगा, अगला सोशो कल्चर था जिससे उनका बिलीफ पता चलेगा, ठीक है, और उनकी क्या वैल्यूज़ है, बिलीफ है, ट्रेडिशंस है, क्या लिटरेसी है, क्या एथिकल स्टैंडर्ड्स है, क्या इनका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये सारी चीज़ें अपने को पता चलेगी। तो ये पढ़ना है, याद करना है? बिल्कुल नहीं। अगर याद करने बैठे तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। इकोनॉमिक में क्या है, वापस वही, क्या इन्फ्लेशन आ रहा है, क्या इन्फ्लेशन है, क्या इंटरेस्ट रेट है, सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करेगी। अब वो बोलेगा क्या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या परचेजिंग पावर है, क्या चीज़ों की कॉस्ट चल रही है, ग्लोबल लेवल पे क्या हालत है इकोनॉमी की, ये सब पता, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ना बिजनेस को, क्योंकि तभी तो स्ट्रेटेजीज बनेगी। क्या करंट इनकम है, क्या प्राइजेज है, क्या सेविंग है, क्या सर्कुलेशन ऑफ मनी है, क्या डेट और क्रेडिट अवेलेबिलिटी है। अब बाई चांस मान लो हायर इंटरेस्ट रेट हो गई तो उससे क्या होगा, डेट बहुत महंगा मिलेगा, तो उससे जो अपने ये रियल एस्टेट वाले उनका मार्केट गिर जाएगा सारा का सारा, क्योंकि लोग खरीद नहीं पाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या चल रही है, इकोनॉमिक एनालिसिस। तो पहला डेमोग्राफिक किया, अगला सोशल कल्चर किया, फिर उसका अगला क्या कर रहे हैं हम, इकोनॉमिक। ये सारी चीज़ें बताई, क्या फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड के लिए क्या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, क्या कैपिटल पड़ी है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, स्ट्रेंथ ऑफ कैपिटल मार्केट, इंटरेस्ट रेट, डिस्पोजेबल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सब क्या है, इकोनॉमिक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही सारी स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है। तो 3 चीज़ें बताई, डेमोग्राफिक, फिर अगला कौन सा है, सोशो कल्चर, फिर इकोनॉमिक, और फिर उसके बाद पॉलिटिकल एंड लीगल। सीधी सी बात, पॉलिटिकल में क्या आएगा कि आप जो बिजनेस कर रहे हो वो गवर्नमेंट से कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, उसके अगेंस्ट कितने लॉज है, आप क्या करते हो, बच्चों को काम करने पे रख लेते हो, आपके ऊपर चाइल्ड लेबर एक्ट लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है किसके अंदर, पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट के अंदर। तो डिग्री ऑफ विच बिजनेस एंड इकोनॉमिक इशू हैव बीन पॉलिटिसाइज्ड, मतलब कितने इसमें पॉलिटिकली कितना इन्फ्लुएंस है आपके बिजनेस में। आपकी जो सरकार है उसका क्या मोरल है, उसका क्या स्टेट ऑफ लॉ है, ऑर्डर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी क्या है। क्योंकि बार बार जब सरकारें चेंज होती है ना तो दिक्कतें आती है दोस्तों। आप मुश्किल से 5 साल लगाकर उस सरकार से दोस्ती करते हो और फिर वो सरकार चेंज हो जाती है तो बड़ी दिक्कत है आपके बिजनेस के साथ। तो ये सारी चीज़ें किस में आ गई, पॉलिटिकल और लीगल में आ गई, ठीक है। फिर बात आती है साउंड लीगल है, यानी ये मेजर लॉ क्या क्या आपके सामने लग रहे हैं, कंज्यूमर के लिए क्या है, कॉम्पिटिटर्स के लिए क्या है, रेलिवेंट लॉ रिलेटिंग टू कंपनी क्या है, कॉम्पिटिशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, फॉरेन एक्सचेंज, लेबर एंड सो ऑन। तो इन सब का आपको एनालिसिस करना है। तो अभी तक कंक्लूजन ये निकला है, आपको करेक्टरिस्टिक्स समझने की ज़रूरत है, आपको सोशल नॉर्म समझने की ज़रूरत है, आपको अपने नेताओं को समझने की ज़रूरत है, आपके लॉस को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो ना, उससे पहले आपको सब समझने की ज़रूरत है, क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या इन्फ्लेशन है, आपको इकोनॉमी को समझने की ज़रूरत है, तभी आप कुछ कर पाओगे। अब आपको टेक्नोलॉजी को भी समझने की ज़रूरत है, वो तो है ही, क्योंकि इससे आपका पेपर वर्क कम हुआ है, शेड्यूल पेमेंट्स हुआ है। तो फालतू ये याद होंगे भी नहीं, जोड़ लगाना ही मत।
किसी भी हालत में जोर मत लगाना, याद नहीं होंगे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो सर क्या करे वो तो मैं भी आपको बताऊंगा। तो ये बस मैंने आपको पढ़ा दिया, इसका कंक्लूजन क्या है वो मैंने आपको बता दिया। मैंने क्या बोला था, समझ आ जाएगा, समेटा नहीं जाएगा, वही चीज हो रही है दोस्तों। ये सब बहुत आसान है, जेनरिक चीजें, हम 12th की इकोनॉमिक्स 11th की इकोनॉमिक्स में चीजें पढ़ के आए, बट समेटे कैसे इसको, अभी समेटवाता हूं दोस्तों। आप शुरुआत से चैप्टर याद करो, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का मीनिंग आपको याद है, उसकी इंपॉर्टेंस आपको याद है, लिमिटेशंस आपको याद है, फिर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग याद है। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है, जो एक्सटर्नल है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या हो गई, बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके इश्यूज आपको याद रहेंगे, वो मैंने करा दिया, अभी तक वही काम का था। फिर हमने माइक्रो याद किया, माइक्रो के इश्यूज भी आपको याद रहेंगे। तो अभी तक चैप्टर सेट है, ये वाली चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, डेमोग्राफिक। और तो इसको समझ लिया आप लोगों ने, याद कैसे करना है वो अभी मैं बता रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजी में भी आ गया, तो ये सारी बातें इसके अंदर होगी। कभी ऑब्सलीट हो गई तो फिर आपको प्रॉब्लम करेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करके रखनी है, समझ के रखनी है। तो सर अब याद कैसे करें, तो ये टॉपिक मैंने जानबूझकर से यहाँ लिखा, मैं इसको हटाने का सोच रहा था बट मैंने लिखा, बता दिया आपके मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है। अब याद क्या करना है, याद दोस्तों आपको सीधा सा ये करना है, मैं आपको बता देता हूँ याद आपको क्या करना है, तो आप देख लो। याद आपको करना है दोस्तों, ये याद करना है दोस्तों, और सॉरी तो चैप्टर 3 ये याद करना है बस। ये देख लो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है दोस्तों, वो ये रहा, माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन है, और आरटीपी सितंबर 2025 का है। और इसके ऊपर ये तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया, मोदी वाला क्वेश्चन, ठीक है। और ये कब आया हुआ है, आरटीपी मई, और इसमें आगे एग्ज़ाम लिखना रह गया, उसके बाद आया है, आरटीपी मई 2025 के बाद ही एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गया, माइक्रो मैक्रो में सिर्फ ये वाला आपको इतना सा पढ़ना है, ख़त्म, ठीक है। इससे आपका पूरा टॉपिक हो जाएगा। तो एक बार उसकी रीड मार लेना, उससे आपको 2-3 वर्डिंग्स और लिखने में आ जाएगी, और चीज़ें समझ आ जाएगी, और उसके बाद ये वाला आंसर याद कर लेना, ख़त्म, टॉपिक ख़त्म, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्या होता है, पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 39 पेज पे अभी अपन वापस आएंगे। तो पेस्टल एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब पेस्टल एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। पेस्टल एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ये क्या है, जो अभी अपन ने ऊपर एनवायरनमेंट पढ़ा ना, उसका एनालिसिस है, उसका क्या है, एनालिसिस है, बट इसका एनालिसिस बहुत गंदा दिया हुआ है। पॉलिटिकल फैक्टर कहता है हाउ एंड व्हाट एक्सटेंड द गवर्नमेंट इंटरवीन्स इकोनॉमी एंड द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, सब इस पर डिपेंड करेगा। क्या गुड्स और सर्विसेज पे उनका इन्फ्लुएंस है, कौन सी चीज़ों को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, किसको नहीं करना चाहते, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। ये इसने बात बता के छोड़ दी। कहाँ एनालिसिस हुआ भाई ये, पेस्टल एनालिसिस का मतलब ही क्या है, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ये जो पेस्टल का फुल फॉर्म है उसका एनालिसिस। कहाँ एनालिसिस हुआ भाई, एनालिसिस कहाँ हुआ, ये जो ऊपर अपन ने सारे पढ़े थे ना, जो मैक्रो एनवायरनमेंट में पढ़े थे, उन सबका एनालिसिस हुआ कहाँ पे। ये तो इसने बता के छोड़ दिया कि ये देखना है कि गवर्नमेंट का कितना इन्फ्लुएंस है। तो वो भी तो ऊपर यही बता रहा था कि डेमोग्राफिक में, ये इसमें पॉलिटिकल में देखो कि गवर्नमेंट का कितना इन्फ्लुएंस, इसने फिर से वही बात रिपीट कर दी। अगला तो आप दंग रह जाओगे, इकोनॉमिक फैक्टर, बिजनेस पे कैसे इंपैक्ट करता है, क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या एक्सचेंज रेट है, फिर वही बात। मनी सप्लाई क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, क्रेडिट फ्लो क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, ग्रोथ रेट है, क्या वही बातें रिपीट हो रही है। सोशल फैक्टर बोलता है डिमांड ऑफ द कंपनी पे इफेक्ट डालेगा। बोलो ये लाइन लिखी हुई है, याद ही कैसे रहेगी, समझ आ गई, याद नहीं रहेगी, क्यों, एक लाइन लिखी हुई वो कैसे याद रह जाएगी। अगला टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, इससे आपको क्या होगा, अब एंट्री, बैरियर टू एंट्री लगा सकते हो इसमें, मिनिमम एफिशिएंट प्रोडक्शन लेवल, इन्फ्लुएंस आउटसोर्सिंग डिसीजन, ये सारी चीज़ें इसमें बताई हुई है, इसके फायदे हैं। लीगल फैक्टर बताया हुआ है, बिजनेस को ईज करने में मदद होता है, कंपनी ऑपरेट
इट्स कॉस्ट, डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट, ईज ऑफ द बिजनेस, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है, टूरिज्म, ये जो इंडस्ट्री सच एज टूरिज्म, फार्मिंग, इंश्योरेंस, ये सारे एनवायरमेंट से बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इम्पैक्ट होते हैं। तो ये बात तो हमें भी पता है, बट क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि पेस्टल एनालिसिस क्या है। अगर आ भी जाता है तब तो यही लिख के आना है, बट इसके ऊपर आती है केस स्टडी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले मैंने कौन सा क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बोला था, इससे पहले कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोला था, माइक्रो वाला, और अब मैं बोल रहा हूँ पेस्टल एनालिसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पेस्टल एनालिसिस अगर अपन देखते हैं तो आपको अभी समझ आएगा पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस देखना क्या क्वेश्चन आता है, आपको मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा और आपको पढ़ने का मन करेगा। वो नीचे वाला नहीं पढ़ना, ये पढ़ने का मन करेगा आपको। ये रहा पेस्टल एनालिसिस का क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये रहा पेस्टल फ्रेमवर्क क्या है, तो जो अभी अपन नीचे पढ़ रहे थे वही बातें इसमें करी हुई है। तो पेस्टल यहां से पढ़ना, तो नीचे से पढ़ने की जगह, नोट से पढ़ने की जगह एक तो क्वेश्चन नंबर 4 करना, उससे पेस्टल कंप्लीट होगा। एक आप क्या करना, क्वेश्चन नंबर 2 करना, उससे आपका मैक्रो खत्म होगा। माइक्रो वहीं से पढ़ना है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस वहीं से पढ़ना है। एक पेस्टल एनालिसिस का ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वो कहता है आप नई कंट्री में जाके अपना बिजनेस खोलना चाह रहे हो तो पेस्टल एनालिसिस करके दो। आ गई केस स्टडी। अब कैसे करके दोगे, पॉलिटिकल फैक्टर देखोगे, वहां देखोगे कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी कितनी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, क्या ट्रेड एग्रीमेंट है, क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। वहाँ इकोनॉमी में क्या देखोगे, उनकी जीडीपी क्या चल रही है, उनका इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, उनका एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसी है। सोशल फैक्टर में क्या देखोगे, उनके कल्चर के नॉर्म्स क्या है, डेमोग्राफिक क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, ट्रेंड क्या है। और अभी अपन नीचे क्या पढ़ के आए, सोशल का मतलब इट ऑल्सो इम्पैक्ट द डिमांड ऑफ द बिजनेस। ये थोड़ी ना, ये वाली बातें लिख के आनी है और ये याद रखनी है मन से। कुछ भी आए आपको ये सेम आंसर लिख के आना है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में पता चलेगा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसा है। लीगल फैक्टर में आपको ये पता चलेगा उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लॉज कैसे हैं, उनका लेबर लॉज कैसा है, लॉज एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू ये सारी बातें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड उनका लॉ कैसा है। एनवायरमेंटल फैक्टर में हमें ये पता चलेगा उधर का क्लाइमेट कैसा है, उनका एनवायरमेंट रेगुलेशन क्या है, उनकी सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस क्या है। ये बात आपको लिख के आनी है और ये बिना पढ़े आप नहीं लिख के आ सकते। आप भले ही वहां से पेस्टल पूरा पढ़ लो नोट से, आप ये चीज नहीं लिख के आ पाओगे। तो आपको ये क्वेश्चन करना है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 पढ़ लोगे, पहले ऊपर वाला सारा रीड कर लोगे नोट से और फिर ये 2, 3, 4 पढ़ लोगे, खत्म। ठीक है, टॉपिक खत्म। तो अब अभी तक अपन ने कितने टॉपिक कर लिए, 2 टॉपिक कर लिए, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, फिर बिजनेस एनवायरनमेंट के इश्यूज। ठीक है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का मीनिंग, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के भी इश्यूज थे, वो रिस्क वाला, बैलेंस बना के चलने वाला। फिर अपन ने क्या पढ़ा, इसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग, उसके इश्यूज, और फिर अपन ने पढ़ा माइक्रो के बारे में, माइक्रो के इश्यूज। फिर अपन ने पढ़ा मैक्रो में 2 चीजें पढ़नी है, मैक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स और मैक्रो एनवायरनमेंट के पेस्टल एनालिसिस। तो सिर्फ जो मैक्रो वाला पार्ट है वो क्वेश्चन बैंक से पढ़ लेना, बाकी सारा तो मैंने आपको बताया तो मैक्रो भी है बट वो वहां से पढ़ लेना। अब आता है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस इंटरनेशनल क्यों बनाया जाता है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। मतलब आप ये समझ लो बहुत आसान है। अगर आप उसको स्टडी मैट से पढ़ोगे आपको मुश्किल लगेगा, बट अभी जो मैं आपको पॉइंट वाइज पढ़ा रहा हूं आपको बहुत आसान लगेगा। आप कहोगे क्या टॉपिक है, ठीक है। और समझ लो 2A हो गया तो चैप्टर 2 खत्म है। 2B तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। आपको 3 और 4 पढ़ने में मजा आए थे तो आपको 2 भी पढ़ने में मजा आएगा। तो आ जाओ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले इसके अंदर आएगा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द बिजनेस, इसका इंट्रोडक्शन आएगा। इससे आप नए मार्केट में जा सकते हो, आपको इकोनॉमिक ऑफ स्केल मिल सकता है, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे, आपके प्रोडक्ट की लाइफ स्पैन बढ़ सकती है। हो सकता है इंडिया में आप सामान बेचते हैं, आपका इंडिया में सामान चलना बंद हो जाता, बट उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा क्योंकि आप बाहर भी जाके बेचना शुरू हो गए। तो 3 फायदे हो गए, नए मार्केट में जा पाओगे, अचीव कर पाओगे क्या, ग्रेटर इकोनॉमिक ऑफ स्केल, एक्सटेंड कर पाओगे लाइफ स्पैन ऑफ इट्स प्रोडक्ट। अगला, The strategic management process is essential, the same for global firms as it is for the domestic firm। कहता है कि जो strategic management process होता है ना, लगभग ग्लोबल फर्म्स और डोमेस्टिक फर्म का सेम रहता है, बट इंटरनेशनल प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेट ज़्यादा हो सकता है। तो ये फालतू बात करी, तो यहाँ तक सिर्फ आपको इसकी इंपॉर्टेंस पढ़नी थी। अब आ जाओ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल बिजनेस। 3 वर्ड याद रख लेना, इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम।
कॉमन ओनरशिप हो सकती है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल की नो डाउट हो सकती है, एक ही जना तो डोमेस्टिक होगा इंटरनेशनल होगा। कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज होंगे, जहां पे सारे रिसोर्सेज होंगे, जो काम आ रहे हो वहां पे यूज लो। और कॉमन स्ट्रेटेजी होगी। ये 3 वर्ड है जो आपको करेक्टरिस्टिक्स में याद रखना है। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अगर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट आता है तो कॉमन ओनरशिप, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज, कॉमन स्ट्रेटेजीज। तो कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज में क्या होगा, मनी, क्रेडिट, इंफॉर्मेशन, पेटेंट्स, ट्रेड नेम्स। कॉमन स्ट्रेटेजी दोनों के लिए बनाई जा सकती है। और फिर एक कॉमन ओनरशिप होगी, मल्टीपल यूनिट्स होगी बट उसका आदमी एक ही होगा, कॉमन ओनरशिप से ही वो रिलेटेड होगी। कॉमन ओनरशिप, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज और कॉमन स्ट्रेटेजीज, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। फिर अगला आता है डेवलपिंग इंटरनेशनली। कैसे करोगे, सबसे पहले आप ग्लोबल, ये स्टेप्स है कि आप इंटरनेशनल कैसे जाओगे। सबसे पहले आप ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स देखोगे और उनको अपने इंटरनल कैपेबिलिटीज के हिसाब से रेट करोगे। तो पहले वही वाली बात, बैलेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो पहले एक्सटर्नल देखोगे अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या है, फिर आप क्या करोगे, उसको अपनी इंटरनल कैपेबिलिटी के साथ मैच करने की कोशिश करोगे कि मैच हो भी रही है या नहीं। तो सबसे पहले ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स देखोगे, फिर आप स्कोप देखोगे, कि वहां पे स्कोप है भी या नहीं। तीसरा, आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट करोगे। तो पहले डिस्क्राइब करोगे स्कोप, फिर क्रिएट करोगे ऑब्जेक्टिव और फिर बाद में अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करोगे ग्लोबल बिजनेस के लिए। तो जो सेम है वो तो यूज कर लोगे स्ट्रेटेजी, जो सेम नहीं है वो डेवलप करोगे। तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज पता लगाओगे, जो भी अपॉर्चुनिटीज है उसको इवेल्युएट करोगे। ये अगर 4 वर्ड नहीं आए तो गलत माना जाएगा। इवेल्युएट करोगे, डिस्क्राइब करोगे, क्या चीज डिस्क्राइब करोगे, स्कोप। क्रिएट करोगे, क्या क्रिएट करोगे, ऑब्जेक्टिव्स। डेवलप करोगे स्ट्रेटेजी। वापिस से सुनना, इवेल्युएट होगी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, क्या वो हमारी इंटरनल कैपेबिलिटी से मैच खा रही है क्या। डिस्क्राइब करोगे स्कोप, क्या वहां पे स्कोप है क्या नहीं है वो देखोगे। क्रिएट करोगे क्या ऑब्जेक्टिव्स और डेवलप करोगे क्या डिस्टिंक्टिव कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज। ठीक है, ये याद रखना, ये इंटरनेशनल जाने का तरीका है। और ये क्या था, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज, कॉमन स्ट्रेटेजी, कॉमन ओनरशिप। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कि लोग ग्लोबली जाते क्यों है, उनको ग्रो करना है, सीधी सी बात है। रैपिड शेयरिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, आजकल ग्लोबल जाने में आपको भी पता है उतना टाइम नहीं लगता जितना पहले लगता था, तो ये भी एक उसका रीजन है। अगला, डोमेस्टिक मार्केट अब आपके लिए ज़्यादा एडिक्वेट रहे नहीं है, डोमेस्टिक मार्केट पूरे बेकार हो चुके हैं, एकदम मेचोरिटी खत्म हो चुकी है, डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। आपको वहाँ पे चीपर सोर्स ऑफ रिसोर्सेज मिल गए, तभी तो एप्पल और वाले यहाँ पे आते हैं सब। फिर अगला, हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। फॉरेन मार्केट्स अब आपके लिए ओपन है और आप वहाँ जाओगे तो थोड़ा ज़्यादा तरीके से आप ग्रो कर जाओगे, ज़्यादा बिग ग्रो कर जाओगे। फिर बोलता है जो सर्विसेज है ना वो आजकल बहुत आसान हो गई है देनी, जो सर्विसेज है वो देनी बहुत आसान हो गई है, क्योंकि आजकल सारा आपके पास टेक्नोलॉजी इस तरीके से है, इसलिए आप क्या करोगे, आप ग्लोबल जाओगे। तो क्योंकि चीज़ें बहुत आसान हो गई टेक्नोलॉजी के कारण, खासकर सर्विसेज। अब अगला, जैसे नेटफ्लिक्स और है बहुत आसानी से आ गए ना, तो उन्होंने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन ही तो क्या, इंटरनेशनली तो गए वो। अगला क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन बढ़ गया, टैरिफ कम हो गए, कस्टम बैरियर्स कम हो गए, तो इस कारण से आपको इंटरेस्ट आ गया। अगला, ग्लोबलाइजेशन आ गई बात, ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो आप क्या करोगे, सबके साथ आसानी से स्ट्रेटेजिक अलायंस कर सकते हो। जैसे टाटा वाले का अपने वो औरत वाली कॉफ़ी कौन सी, जिसमें वो हरे कपड़े पहन के औरत बनी रहती है, नाम भूल गया मैं उसका, जो भी है, ठीक है, वो टाटा वालों का उनके साथ अलायंस है, स्टारबक्स के साथ दोस्तों, उसमें वो कपड़े पहन के खड़ी रहती है ना, वही वाली, तो वो अलायंस है। अब वो हालांकि अब जॉइंट वेंचर में कन्वर्ट हो गया, बट पहले वो अलायंस था। ठीक है, तो अभी भी उसमें लिखा तो ये आता टाटा अलायंस, बट ठीक है, जो भी अपने को उससे क्या लेना देना। तो अभी क्या बोल रहा हूँ, ग्लोबलाइजेशन से अलायंसेस आसान हो गए, तो ये सारे इसके क्या हो गए, आपको ग्लोबल जाने के रीजन हो गए। तो वाई डू बिजनेस गो ग्लोबल, क्योंकि वो ग्रो करना चाहता है, टाइम और डिस्टेंस कम हो गया है, डोमेस्टिक मार्केट अब एडिक्वेट नहीं रहे हैं, चीपर सोर्स ऑफ रिसोर्सेज मिल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई है, फॉरेन मार्केट अब सबके लिए ओपन है और ग्रो करने का बहुत अच्छा आपको फैसिलिटी देता है, सर्विसेज बहुत आसानी से प्रोवाइड की जा सकती है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स, तो इसके लिए भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। और फिर इंक्रीज प्राइवेटाइजेशन हो गया, बैरियर्स कम हो गए, ये टैरिफ कम हो गए। तो अब ये मत बोलना डोनाल्ड ट्रंप का एग्जाम्पल मत लेना। फिर अगला क्या हो गया, फॉर्म स्ट्रेटेजिक अलायंस आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, अगला लास्ट,
इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट 3 तरीके के होंगे, मल्टीनेशनल, रीजनल और कंट्री एनवायरनमेंट। तो 3 एनवायरनमेंट को हमें एनालिसिस करना है, मल्टीनेशनल, रीजनल और कंट्री। तो 3 चीज़ों को अपने को एनालिसिस करना है। तो पहले ही इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में इन 3 चीज़ों को अपने को एनालिसिस करना है। ये मैं आपको अगली क्लास के साथ कराऊंगा, क्योंकि मेरे को एक बार चेक भी करना होता है कि रिकॉर्डिंग बराबर हुई या नहीं हुई। तो अभी इतने से टॉपिक से पहले मैं पॉज करूंगा, फिर वापस से क्लास को ऐड करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं आपको इसको नेक्स्ट क्लास के साथ कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। 2B के साथ इसको मैं कंप्लीट करा दूंगा, थोड़ा सा 2A का पार्ट रह गया, 5 मिनट लगेगा, मैं आपको उसके साथ कंप्लीट करा दूंगा। तो ये अपने 3 टॉपिक हो गए, मल्टीनेशनल, रीजनल, कंट्री एनवायरनमेंट एनालिसिस, ठीक है। हर 50 मिनट के बाद मेरे को रिकॉर्ड चेक करनी पड़ती है, क्योंकि उसका जो कैमरे का आगे का वो जो क्या बोलते हैं उसको, लेंस, वो अपना आप बंद चालू हो जाता है, तो वो सब गड़बड़ हो जाएगा, फ़ायदा नहीं रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर। यहाँ अपना चैप्टर नंबर 2A कंप्लीट होता है, लगभग 5 मिनट का रह गया, बाकी पूरा का पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चला होगा कि पढ़ना क्या है इस चैप्टर में। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था 2A में। 2B इजी, चैप्टर नंबर 1 वेरी इजी, चैप्टर नंबर 5 उससे भी ज़्यादा इजी, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में चीज़ें समझ भी आएगी और याद भी होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर कल, कौन सा, चैप्टर नंबर 2B के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।